पॉलिटिकल चेंजेज इन 18th सेंचुरी। यही अध्याय है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यह आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अपनी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है। इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग चीजों को देखा और वो सारी बातें की, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताया जो कि अभी तक आया है आप लोगों के पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार। अब इस अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में जहां पर अध्याय को हम लोगों ने विराम दिया था, वहीं से अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इस कक्षा में अब हम लोग बात करते हैं निजाम की, क्योंकि निजाम की ही बात पिछली कक्षा में हो रही थी जहां पर हम लोगों ने अपने कक्षा को विराम दिया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो निजाम है उसने हैदराबाद को शासित किया और कुल 7 निजाम हुए हैदराबाद के, जिन्होंने हैदराबाद पर शासन किया। निजाम की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो मुगलों के द्वारा दी गई। हैदराबाद कुल 7 निजामों के द्वारा चलाया गया, जो आगे बढ़ते चले गए, जो उनके वंशज आते चले गए, जो कि वहां के शासक बनते गए। उन लोगों ने अपने आप को निजाम की उपाधि दी और निजाम वो बनते चले गए। कुल 7 निजाम बने तब तक जब तक कि हैदराबाद का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि तत्कालीन भारतीय उप प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर कहें तो भारतीय गृह मंत्री के द्वारा हैदराबाद का विलय नहीं करवा लिया गया। यानी कि जब तक नहीं करवाया गया तब तक कुल 7 थे। उसके बाद तो हैदराबाद यानी कि भारत का एक शहर, एक नगर के तौर पर हो गया, जो अभी तेलंगाना राज्य की राजधानी है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द निजाम वेयर नोन फॉर देयर एडवांस्ड कल्चर एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। निजाम किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो वो अपने एडवांस कल्चर यानी कि जो नयापन जो उनके कल्चर में यानी कि सभ्यता में थी, इसके आधार पर वो प्रचलित था और आर्थिक तौर पर वो इंडिपेंडेंट था, आर्थिक तौर पर वो मजबूत था, स्वतंत्र था। ये सारी चीजें जो है वो निजाम को खास बनाती थी। The Nijamat was, however, constantly engaged in the struggle against the Marathas, नायक ऑफ तेलंगाना। हालांकि जो निजाम था वो कोई बहुत अच्छे तरीके से निश्चिंत होकर अपने शासन को नहीं चला रहा था, क्योंकि उस समय भी उसको बहुत सारी लड़ाइयां आपस में लड़नी पड़ रही थी कंपटीटर से, यानी कि अपने प्रतिस्पर्धियों से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। चाहे वो मराठा से लड़ना हो, चाहे वो तेलंगाना के नायकों से लड़ना हो। यहाँ पर ये जो निजाम था, निजाम की लड़ाई मराठा से और नायक ऑफ तेलंगाना से, तेलंगाना के नायकों से हो रही थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हैदराबाद से निकलते हुए आते हैं अवध की और बात करते हैं अवध का, एक और स्टेट जो कि मुगलों के शासनकाल में मुगलों का वफादार था, चाहे वो कमजोर ही क्यों न पड़ गया हो मुगल। यह है व्यक्ति बुरहान उल मुल्क, यह व्यक्ति। अब बात हम लोग करते हैं अवध की। लिखा हुआ द टेरिटरी इन एंड अराउंड लखनऊ वाज कॉल्ड अवध। अब हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं लखनऊ। हैदराबाद आज की तारीख में भारत राज्य के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जबकि लखनऊ भारत देश के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जबकि लखनऊ भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। यानी कि अब हम लोग तेलंगाना से निकलते हुए आते हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि दक्षिण भारत से निकलते हुए आते हैं उत्तर भारत और बात करते हैं अवध की, क्योंकि अवध का जो क्षेत्र है वो लखनऊ के इर्द गिर्द, लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्र को ही अवध क्षेत्र कहा जाता है। इट वॉज प्रॉस्पेरस रीजन, यह जो है यह संपन्न क्षेत्र था जब, और अभी भी है, यह एक संपन्न क्षेत्र के तौर पर देखा जा सकता है। संपन्न यानी कि यहाँ पर हर संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में या ठीक ठाक मात्रा में है। इट कंट्रोल द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। यहां पर चाहे वो गंगा से जुड़ा हुआ अलग अलग जो पठारी क्षेत्र हो या फिर वहां से जुड़ा हुआ जो अलग अलग जो तत्व हो, उन सारे चीजों से यह संपन्न क्षेत्र है। और दूसरा कि ये नॉर्थ इंडिया और बंगाल वाला जो यातायात
का जो क्षेत्र है या फिर जो रूट है, जो रास्ता है, जो पथ है, उसके बीच में पड़ता है। इसलिए अवध जो है बहुत ज्यादा खास हो जाता है, संपन्न हो जाता है, क्योंकि एक तो ये गंगा प्लेन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे संसाधन मिल जाते हैं नेचुरल रूप से, और साथ ही साथ ट्रेड की भी बात करें हम लोग तो नॉर्थ इंडिया को बंगाल से यानी कि ईस्ट इंडिया से जोड़ने का यह एक रास्ता है। It finally declared its independence in the 18th century with the capital of फैजाबाद। ये जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित इन्होंने यानी कि अवध क्षेत्र ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया 18वीं शताब्दी में, तो अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई। The royal family who established the rule under Muhammad Amin Saddat Khan over this territory was descendant of some Persian adventurer। अब यहां पर बात आती है कि ये जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा शासित हुआ करता था या किसके शासन में था। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द रॉयल फैमिली हु एस्टैब्लिश द रूल अंडर, वो जो शाही परिवार जिसने यहां पर शासन को स्थापित किया, किस शासक के अधीन, तो मोहम्मद अमीन सद्दत खान के अधीन। उन लोगों को माना जाता है कि ये जो पारसी लोग भारत में आए थे, पारसी एडवेंचरर जो भारत में आए थे, ये उन्हीं के वंशज हैं। अब फिर पारस की बात आती है, तो पारस की बात हम लोग अलग कर लेंगे, अलग की अध्याय में। लेकिन पारस जो है वही ईरान वाला क्षेत्र है जहां से पारसी और इन सारे चीजों का कंसेप्ट आता है, और पारसियों का क्या योगदान है भारत के लिए, ये सारी चीजें हम लोग अलग से देख लेंगे। तो पारस ईरान वाला जो क्षेत्र है, वहीं से पारस का भी, वहीं से ईरान का भी जिक्र होता है। इन सारी चीजों में हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक अभी हमारा है नहीं। जब वो सारी बातें होंगी तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ईरान जो था पहले पारस था, फिर कैसे वो ईरान बना, फिर कैसे वहां पर कौन कौन सी क्रांति आई, कौन कौन सी ईरानी क्रांति आई, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यह जान लेते हैं कि जो अवध क्षेत्र था, वहां का जो शाही परिवार था जिसने अवध क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया, मोहम्मद अमीन सद्दत खान के नेतृत्व में, उन लोगों को माना जाता है कि ये लोग पर्शियन एडवेंचरर के वंशज हैं। ही लेटर took the name of Burhan-ul-Mulk and was made the governor of or Subedar of the province in 1722 by the Mughal emperor। अब क्या होता है कि ये जो बुरहान उल मुल्क है, जो कि मोहम्मद आमीन सद्दत खान था, जो अपने आप को बुरहान उल मुल्क के तौर पर स्थापित करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ही लेटर टुक द नेम बुरहान उल मुल्क एंड वाज मेड द गवर्नर और सूबेदार ऑफ द प्रिंस, और उसके बाद वो सूबेदार और गवर्नर बना दिया जाता है वर्ष 1722 में इस अवध क्षेत्र का मुगल शासक के द्वारा, क्योंकि यह अवध क्षेत्र तो मुगल शासन के अधीन ही रहता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जो सद्दत खान है, बुरहानुल मुल्क बन जाता है, और यह वर्ष 1722 में इस क्षेत्र का गवर्नर बन जाता है, सूबेदार बन जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी और देखा कि कैसे ये सारी चीजें जो हैं वो भारत के इस अवध क्षेत्र में हो रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहां पर मुगल इंपेरर, दिस सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी, और यह सिस्टम जो है, यह प्रणाली जो है, यह शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया। शेर शाह सूरी कौन था, ग्रैंड ट्रंक रोड कैसे इसने बनवाया, कैसे बिहार, सासाराम, ये सारी चीजों से, क्षेत्रों से शेर शाह सूरी का इतिहास जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हम लोगों ने मुगल इंपेरर वाले अध्याय में किया है। और हम लोगों ने यह भी देखा है कि शेर शाह सूरी का कैसे लड़ाई मुगलों के साथ होता था, और ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी। वहां पर दारा सिकोह का भी नाम हम लोगों ने देखा, और भी अलग अलग चीजें देखी थी। तो यहाँ पर बस इतना जान जाते हैं कि ये जो सिस्टम था, ये जो प्रणाली था, ये बुरहानुल मुल्क और ये सारी चीजें गवर्नर वाली बनाने वाली, ये शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सूबेदार हैड ऑल्सो वेरियस काइंड ऑफ इंटाइटलमेंट। सूबेदार जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो और भी बहुत सारे कार्यों के लिए, उसको और भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। बुरहानुल मुल्क कंबाइंड इन हिमसेल्फ द ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। ये जो बुरहानुल मुल्क है, उसको सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी, इन सारे क्षेत्रों से जुड़कर
कार्य करना होता था, और ये सारी कंसेप्ट जो है यह शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। दिस मीन्ट दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ हिज किंगडम। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पद है बुरहान उल मुल्क, ये व्यक्ति, ये जो पद या फिर ये जो व्यक्ति है, इसको क्या क्या करने हैं, किस किस कार्य क्षेत्र में इसके कार्य आते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसको पॉलिटिकल अफेयर को भी संभालना होता है, राजनीति को भी देखना होता है, अर्थव्यवस्था को भी देखना होता है, और सैन्य अफेयर, मिलिट्री अफेयर यानी कि सैन्य कार्य को भी देखना होता है। ये सारे जो है इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो अब हम लोग इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।